दिख रहा है साफ साफ और बड़ा कर देखने में कोई नहीं चाहिए वरना कैसे देखिएगा। आइए से क्वेश्चन है, देख लीजिए आपकी क्लास में हुआ है यहाँ पर, बताइए जिन लोगों ने पहले क्लास की बताइए। हम लोग नहीं कर रहे अच्छा है आपका टीचर के इसी का दिख रहा है पहला सही है। हाँ पहला सही है। कौन कौन क्या और कुछ डिवाइस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो भाई? हाँ लग तो नहीं रहा आप उस डिवाइस कर क्यों नहीं आगे बोल रहे? जो पढ़ा दिया वो आना चाहिए, बहुत सिंपल सी बात, वरना पढ़ा हुआ किताब में कोई अंतर नहीं है, सब बराबर है। जो पढ़ा रहा हूँ किताब से पढ़ा रहा हूँ है ना। मैं इतिहास के उस दौर में मौजूद नहीं था, आपको जानकर ज़्यादा ताज्जुब नहीं होना चाहिए अगर बोल रहे हैं। ठीक है, जितना कुछ भी मेरी नॉलेज है वो सब कहाँ से आ रही है? किताब से आ रही है। और वही आपका हाल हो जाएगा अगर आप नोट्स को रिवाइज नहीं करोगे तो। ठीक है, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो सब बेकार है। क्या आंसर होगा इसका? पहला वाला कि थर्ड वाला कि सेकेंड वाला कि फोर्थ वाला? तो फोर्थ में भी जाएगी। बताओ जल्दी से बताओ। क्या होगा? क्यों नहीं रिवाइज कर रहे हो भाई? सब पढ़ा हुआ देखा जाएगा, रिवाइज नहीं करोगे। रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम के लिए। नया पढ़ने से ज़्यादा है इम्पोर्टेंट है पुराना रिवाइज करना। तो क्या पुराना रिवाइज है? बताओ सर क्या होगा? 1813 का एक्ट बताया था दो चीज़ों के लिए फेमस। एक तो किसी के लिए फेमस है कि चीन का जो व्यापार है, चीन के साथ जो हमारा व्यापार है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार है और चाय का जो व्यापार है वो कंटिन्यूड रहेगा, बाकी सब बंद कर दिया जाएगा। तो वही बात तो लिखी हुई ना सिंपल सर कि इसमें चीन के साथ व्यापार को छोड़कर और ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। पूरी बात नहीं लिखी हुई है, एक और अधिकार था ना, कौन सा? चाय। और चीन के साथ किस तरह का व्यापार कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी? ठीक है, चलो पहला वाला सही हो गया। दूसरा बताओ, ये हो चुका है तो शायद कल पूरा करवाए नहीं सर, अभी पूरा नहीं हुआ है। 1858 का एक्ट लास्ट क्या लिखा था? अंतिम कितने प्रावधान लिखे? 1858 नहीं हुआ था? नहीं 57 हुआ है। 57 हुआ है? 57 का 57 में कोई एक्ट आया नहीं, कैसे 57 लिखे? समझदार बच्चों, एक एक्ट अपने आप पता कर लिया 57 का एक्ट है। पहला इसका क्या हो जाएगा इसका? बताओ 2015 में क्वेश्चन आया था शायद फोर्थ टर्म ऑफ ईस्ट रहा होगा, सीधे नहीं इसमें दिया हुआ है। पहला क्या हो जाएगा? 1858 में से कौन से ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत की संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित की है। ठीक है, क्या दोहरी शासन प्रणाली से आई थी? किससे आई थी? 1919। उसके पहले भी आया था कभी दोहरी शासन प्रणाली? क्या दोहरी शासन प्रणाली क्या इसके पहले भी आया था? द्वैध शासन या दोहरी शासन प्रणाली? अरे नहीं आया था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे आया था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किससे आया था? जो कि कब आया था? वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पार्ट के टाइम से 2017 पढ़ क्वेश्चन क्या नहीं पाओगे तो पढ़ेगा है ना। इसमें पीसीएस के और यूपीएससी के जो अभी टॉपिक खत्म हुए हैं उसके सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं।
आज मैं मेन से क्वेश्चन आपको फॉरवर्ड कर दूंगा, आप घर में बैठ के, आपके पास संडे है पूरा, मेन से क्वेश्चन लिखो जो इस पार्ट से आएगा, ठीक है। चलो जल्दी से 2-3 मिनट में रिवाइज करो, जल्दी से करो। एक बार 1-2 मिनट का टाइम लेकर जल्दी से, इतना तो पढ़ लो, कुछ क्वेश्चन बता सको। का ऐड के सारे पार्ट हो गए, चलो देख लिया बस, ठीक है। चलो बस देखते हैं, कैसे बताओ, ये मतलब हो जाएगा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स किसने लागू किया था? चलो पता है। सिविल सेवा की स्थापना, चलो अगर जिन्हें नहीं पता याद रखना, सिविल सेवा की स्थापना किसने की है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को आने के पहले एक अधिनियम को लाया गया था, उसकी शर्त थी कि वह अधिनियम लाया जाए तभी वह यहाँ पर आए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनके। क्या शर्त, कौन सा एक्ट आया था उसकी वजह से? 1784 में रिपीट इंडिया एक्ट आया था, 1786, ठीक है। लिखवाया था ना कि कॉर्नवालिस ने आने से पहले 2 शर्त रखी थी, ठीक है। कॉर्नवालिस ने आने से पहले 2 शर्त रखी थी कि जो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जो भी कार्यकारी परिषद है, चाहे वो कोई भी निर्णय ले, लेकिन वो सारा निर्णय है ना मेरी शक्तियों के अधीन होगा, अगर मैं सहमत होऊंगा तभी वो पास होगा, अदरवाइज वो पास नहीं होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या शर्त रखी थी कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को प्रमुख सेनापति का दर्जा मिले। क्या मेरी बात क्लियर है? यानी कि भारतीय क्षेत्र में जितनी भी ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना है वो उसी के इशारे पर काम करेगी, उनका प्रमुख सेनापति गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल यानी कि आने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस। कोई दिक्कत नहीं है ना? 1786 का पहले ब्रिटिश में एग्जाम होता था, क्या चीज? इंग्लैंड में क्या चीज? एग्जाम आईसीएस वाला। हाँ, वो एग्जाम की बात नहीं कर रहा, मैं वैसे बता रहा हूँ। हाँ, एग्जाम पहले हमेशा से ब्रिटेन में हुआ है, काफी बाद में इंडिया में है, और ब्रिटेन में एग्जाम बताया था उस दिन शायद कि ब्रिटेन में एग्जाम देने होने की वजह से बड़ी सारी चीजें उसमें और भी थी कि 21-22 साल की लिमिटेशन लगी हुई थी, जिसे बाद में और कम करके शायद 18 या 19 साल कर दिया गया था। हालांकि उसमें बवाल हुआ, फिर बढ़ा दी गई, लेकिन 21-22 साल की मैक्सिमम लिमिटेशन थी कि इस एज के अंदर ही आपको, है ना, क्लियर कर लेना एग्जाम। 21 साल से ऊपर कितने लोग हो गए हो? मतलब उस जमाने में होते तो एग्जाम देने को नहीं मिलता, ठीक है। चलो सुबह देखते हैं, ये वाला बताओ, ये 2023 का यूपीएससी का क्वेश्चन बताओ। ए वाला, डी वाला, बी वाला, सी वाला? डी। कितने लोग कह रहे हैं ए? शाबाश, चलो सर की ओर से तुम्हें एक चॉकलेट दिलवा। शाबाश, ए होगा। पहली बार नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है।
समझा था ना इसे क्लास में? Yes, sir. ठीक है, 2023 का यूपीएससी क्वेश्चन क्लास में बैठे रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे तो सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए क्लास में बैठना पड़ेगा। मेरी बात समझ आई? चलो यूपीएससी का 2022 अच्छा लिखो, ये तो तुम्हारे हिस्ट्री क्वेश्चन है, स्थायी बंदोबस्त, सहायक समिति, चलो ये भी हिस्ट्री का आ गया, कोई बात नहीं, लेकिन ये बता चलो अगेन यूपीएससी 2018 कर लोगे, आसान सा। Yes, sir. रेगुलेटिंग एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, प्रथम बंगाल का गवर्नर, मैं इसे छोड़ दो, इसे मत देखो, मेरी ओर देखो। गवर्नर प्रथम गवर्नर ऑफ बंगाल, यानी कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या मेरी बात सुनाई? लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स। Yes, sir. जो कि जब एक पद खत्म हुआ और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया तो प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। क्या मेरी बात सुन रहे? Yes, sir. अब लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होगा? Lord Canning. लॉर्ड कैनिंग। दोबारा बोल रहा हूँ, सुनो ध्यान से। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वही होगा जो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेगा। कौन था? विलियम बेंटिक। मेरी बात सुन रहे? और जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वही पहला वाइसराय बन जाएगा, यानी कौन? लॉर्ड कैनिंग। क्या मेरी बात सुन रहे? ये चारों का नाम याद रखना है। रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग्स, उसके बाद अरे कुछ याद ऑर्डर समझ आ रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, जो पहला गवर्नर था बंगाल का वो कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। क्या मेरी बात क्लियर है? उसके बाद यही पद जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ले लिया गया, लेकिन 1773 का जो एक्ट आया उसने इस पद को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कर दिया। गवर्नर ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, यानी जो अंतिम गवर्नर ऑफ बंगाल है वही प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गया। क्या मेरी बात क्लियर है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, आगे चलकर 1833 का जो एक्ट आया उसमें क्या हुआ? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बदल करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कर दिया गया। याद आ रहा है केंद्रीकरण का अंतिम स्टेप? Yes, sir. 1833 का एक्ट, जिसके तहत बॉम्बे और मद्रास की विधायी परिषद की शक्तियों को ले लिया गया था, विधायी शक्तियों को ले लिया गया था। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 1833 के एक्ट ने क्या किया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया में चेंज कर दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन रहा? विलियम बेंटिक। और वही पद अब किस नाम से जाना जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के नाम, मतलब उसके पद का विस्तार कर दिया तो वही आदमी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गया। कौन? विलियम बेंटिक। क्या मेरी बात क्लियर है? 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? भारत गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग 1848 से 1856 तक डलहौजी था। मेरी बात समझ? और उसके बाद कौन आया? लॉर्ड कैनिंग। यानी 1857 की क्रांति के वक्त जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो लॉर्ड कैनिंग था। क्या मेरी बात समझ? और 1858 का जो एक्ट आया उसने इसी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पद को खत्म करते हुए, हम बोलते हैं खत्म करते हुए, लेकिन असल में क्या हुआ था? विस्तारित किया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? किताबों में गलत लिखा हुआ है, क्योंकि असल में वो था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड वाइसरॉय। Yes, sir. समझ ना, उसके पद का, उसकी शक्तियों का विस्तार कर दिया गया था। और अब ये नया वाइसरॉय कौन बन गया? वो जो अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। Lord Canning. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो 1858 का एक्ट लॉर्ड कैनिंग को अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से भारत का प्रथम वाइसरॉय बनाता है। क्या मेरी बात क्लियर है? जिससे ज्यादा कहना सही क्या हो गया? भारत का प्रथम वाइसरॉय और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक, चलो इतना क्लियर है। तो अब ये बता दो, ये तो सब क्या होता है इसका? Lord Canning. लॉर्ड कैनिंग। चलो इसका बता दो, 2018 यूपीएससी बताओ। 1794 में एक्ट क्यों आया था? अभी तो बात की हम लोगों ने, क्यों आया था? नियंत्रण व्यवस्था याद आ रहा है? वो निदेशक मंडल Yes, sir. नहीं याद आ रहा है? निदेशक मंडल, नियंत्रण बोर्ड, ये सब क्या थी? व्यवस्था स्टार्ट कर दी ना, दोहरे शासन की व्यवस्था स्टार्ट कर दी।
तो ऐसी बॉडी बना दी जो अलग अलग काम देखेगी और उनके द्वारा दी गई राय, उनके द्वारा लिया गया निर्णय उस क्षेत्र का सर्वोच्च निर्णय होगा, वही उस क्षेत्र के सर्वसर्वा होंगे। कंट्रोल बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड क्या कर रहा था, वाणिज्यिक व्यावसायिक गतिविधियों पर नजर रख रहा था और उस मामले में निर्णय दे रहा था। कंपनी कैसा वाणिज्यिक काम करे, कैसा व्यवसाय करे। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? और जो दूसरा बोर्ड था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि उल्टा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या किया था, वाणिज्यिक मामले में किया था। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या किया था, राजनीतिक मामलों में। अच्छा इसीलिए तो मुझे समझ में ये कैसे खुद ही बोल रहे, ठीक है। राजनीतिक मामलों में बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं किया था। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई देखो मेरा क्या है कि मैं साल भर तो इंग्लिश में पढ़ाता हूँ, ये तुम्हारा बैच अकेले हिंदी में पढ़ा रहता है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन भाषा की वजह से हो रहा है। क्या मेरी बात समझ में? इसलिए थोड़ा सा तुम लोग कोऑपरेट करो। अगर मेरे मुंह से अंग्रेजी के शब्द बार बार निकल रहे हैं तो आप मुझे रोक सकते हो, पूछ सकते हो कि सर इसकी हिंदी क्या होगी, मैं देख के नोट से उससे बता दूँगा। क्या मेरी बात समझ में? और वरना आप उसे नोट करते ले जाओ और उसे खुद भी थोड़ा कोऑपरेट करो, है ना। आप IAS कौन बनेगा, तुम नहीं, मैं तुम ही लोग बनोगे ना। क्या तो इतना तुम्हें करना पड़ेगा, समझा रहा है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, PYQ ये सब तुम्हें करना पड़ेगा। NCERT का फिर तुम्हें करनी पड़ेगी, रिवाइज तुम्हें करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज तुम्हें देना पड़ेगा, समझा रहा है। टीचर यहाँ पे गाइड कर सकते, समझाई मेरी बात। तो थोड़ा सा कोऑपरेट करो। अगर तुम्हें लगता है कोई अंग्रेजी का शब्द इधर उधर हो रहा है, सर बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्या मतलब है, उसे नोट कर लो या तो उसे क्लास के बाद पूछ लो, समझा रहा है। और या फिर एक बार सर्च कर लो कि इसकी हिंदी एग्जैक्टली क्या है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वैसे मैंने मैक्सिमम चीज़ें हिंदी में ही की हैं, मैंने यहाँ तो हिंदी में करवाई बस, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा हो गया, चलिए समझा। तो जो करवाया था उससे कभी क्वेश्चन आया है इसमें, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे, परेशान मत हो एकदम। चलो हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, 1858 का एक्ट पूरा हो गया था हमारा, कोई दिक्कत तो नहीं है वहां तक। चलो अब हम बात करेंगे, मैंने क्या बताया था कि आखिर ये एक्ट आ क्यों रहे थे, ताकि ब्रिटेन की संसद अपना नियंत्रण कंपनी के क्रियाकलापों पर स्थापित कर सके। एक्ट को लाने का, अधिनियमों को लाने का मुख्य कारण क्या था कि ब्रिटेन की संसद किसी भी तरह से जो कंपनी के राजनीतिक क्रियाकलाप है या जो प्रशासकीय क्रियाकलाप है उस पर अपना नियंत्रण रख सके। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन अब तो 1858 के एक्ट के बाद कंपनी का नियंत्रण रह गया नहीं, समझ रहे हो ना। 1833 के एक्ट के बाद कंपनी का पूरी तौर से वाणिज्यिक जो इकाई थी उसे यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था, पूरी तरह से उसका विशेष एक अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्या मेरी बात क्लियर है? शुरुआत में 1813 से शुरुआत की गई थी, लेकिन चीन और चाय का व्यापार बचा लिया गया था, लेकिन 1833 में वो भी खत्म कर दिया गया। यानी कि 1833 से लेकर 1857 तक कंपनी ने केवल और केवल क्या काम किया है, प्रशासन का और राजनीतिक देखरेख का। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि ऑर्डर ब्रिटेन की संसद से आ रहे थे, लेकिन काम ये कर रहे थे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी कि ब्रिटेन की संसद अभी तक क्या कर रही थी, कंपनी के राजनीतिक कार्यों को किसी तरह से अपने वश में करके उससे मतलब कंट्रोल में रखी थी, नियंत्रण में रखी थी। लेकिन 1857 की क्रांति के बाद जब 1858 का एक्ट आता है तो कंपनी को राजनीतिक उत्तरदायित्वों से भी क्या कर दिया जाता है, उसके उत्तरदायित्व छीन लिया जाते हैं। यानी कि राजनीतिक उत्तरदायित्व से भी बरी कर दिया जाता है कि भैया जाओ, अब तुम्हारा प्रशासन में भी कोई काम नहीं है ना, वो भी हम देख लेंगे। यानी 1858 का एक्ट ब्रिटेन की संसद का या ब्रिटेन की राजशाही का भारत में सीधे शासन का एक्ट था। कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पर, ये तो हमने देख लिया था। अब अगर भारत में सीधे शासन का एक्ट आ गया है तो अब जो अधिनियम आएंगे, क्योंकि अब तो एक तरह से सरकार के ही प्रतिनिधि, कंपनी नहीं सरकार के ही प्रतिनिधि यहाँ पर रूल कर रहे हैं, तो ऐसे में अब जो क्या आएंगे, अब जो नए एक्ट आएंगे, जो नए अधिनियम आएंगे, वो किस लिए आएंगे, वो जो भी कार्यकारी परिषद है, विधायी परिषद है, उसके विस्तार के लिए या तो आएंगे, समझ रहे हो ना, या उसकी शक्तियों, उसके क्षेत्रों के विस्तार के लिए आएंगे, या कहाँ पर कार्यकारी परिषद किस तरह से काम करेगी या विधायी परिषद कैसी होनी चाहिए उसके लिए आएंगे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब जो एक्ट आएंगे उससे कंपनी का तो वास्ता कोई रह नहीं गया, अब तो खुद ब्रिटेन की संसद यहाँ पर सीधे तौर पर कंट्रोल कर रही है, नियंत्रण में रख रही है सब कुछ, ठीक है। तो अब जो एक्ट आएंगे उसमें उसे क्या बोलेंगे, काउंसिल एक्ट, यानी कि परिषदीय एक्ट, परिषदीय अधिनियम। मेन काम क्या होगा इन परिषदीय अधिनियमों का,
कि किस तरह से जो विधायी परिषद है और किस तरह से जो कार्यकारी परिषद है उनकी शक्तियों का, उनके क्षेत्रों का, उनके सदस्यों का विस्तार करें, या जो एक भारतीयों की मांग बहुत पहले से चली आ रही है कि हमें भी शासन का, प्रशासन का हिस्सा बनाइए, उसके लिए उनके लिए दरवाजे खोलें। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब इस तरह के 3 एक्ट आएंगे। एक 1861 का एक्ट रहेगा, एक 1861 का, एक 1892 का और उसके बाद 1999। क्या मेरी बात क्लियर है? इन 3 एक्ट को हम बोलते हैं भारतीय परिषदीय अधिनियम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य जो गोल होता है, मुख्य उद्देश्य क्या था इन सारे एक्ट का, इन सारे अधिनियमों का, कि किसी भी तरह से परिषदीय विस्तार करें, परिषद के क्षेत्र का विस्तार करें। कौन कौन सी परिषद है ये समझ लो पहले। 4 तरह की परिषद है, सॉरी 3 तरह की परिषद, ठीक है। भारत में जो है वो 3 तरह की परिषद है, ओवरऑल 4 तरह की। 3 तरह की परिषद कौन सी है? एक कार्यकारी परिषद सेंटर में, एक विधायी परिषद सेंटर में, समझ में आ गया, और एक प्रांतीय परिषद, प्रांत में विधायी परिषद। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 3 तरह की परिषद ये हो गई। एक परिषद और है जिसे हम बोल रहे थे इंडिया काउंसिल, जो कि कहाँ पर है, इंडिया में या लंदन में? लंदन में। किसके अंडर में काम कर रही है? किसके अंडर में काम कर रही है? ब्रिटिश नहीं, भारतीय राज सचिव। भूल गए ब्रिटिश इंडिया, हर चीज अपने उंगली पे लगा देते। वो भले ही ब्रिटिश है, भारतीय राज सचिव है, लेकिन वो इंडिया का प्रतिनिधि है। हालांकि इंडिया का है नहीं, समझ रहे हो ना, लेकिन नाम पे देखा जाए तो वो इंडिया का, भारत का प्रतिनिधि है। भारत का प्रतिनिधित्व, भारत का प्रतिनिधित्व ब्रिटेन की संसद में कौन कर रहा था? भारत का राज्य सचिव, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, जो कि 1858 के एक्ट के बाद एक पद बनाया गया था, जिसके असिस्टेंस के लिए, जिसके सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसे बोल रहे थे काउंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय परिषद। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अरे बोलो, यहाँ तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो ओवरऑल 4 परिषद है, ठीक है। और इन परिषदों के दरवाजे धीरे धीरे इंडियंस के लिए खोले जाएंगे, लेकिन यह दरवाजे खोलने से जरा भी इंडिया को ऐसा फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा शुरुआत में? क्योंकि शुरुआत में परिषदों में जो भारतीय सदस्यों के लिए दरवाजे खुल रहे हैं, यानी कि भारतीय सदस्यों को जो सीटें मिल रही हैं, वो सारे सदस्य वही लोग चुने जा रहे हैं जो भारत की जगह पर अंग्रेजों के वफादार हैं। नहीं समझे बात? ऐसे लोग जो अंग्रेजों के वफादार बने रहेंगे, वो उनके अनुसार बिल लाएंगे, है ना, या वो ऐसे बिल लाएंगे, या वो ऐसे बिल पास नहीं होने देंगे जो अंग्रेजों के हितों के खिलाफ हो। क्या मेरी बात क्लियर है? शुरुआत में विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद दोनों के लिए, हालांकि कार्यकारी परिषद का आगे चलकर खोलेगा गेट, लेकिन विधायी परिषद और कार्यकारी परिषद के लिए जो गेट्स खोले गए, उनमें सीट उन्हीं लोग को दी गई, ऐसे ही भारतीय सदस्य को दी गई जो अंग्रेजों के प्रति वफादार थे। क्या मेरी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? अंग्रेजों के प्रति वफादार थे, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक याद होगा तुम्हें, कांग्रेस में भी 2 धड़े थे, एक नरम नरम दल, और गरम दल जो मॉडरेट्स का था, गरम दल। उसकी सोच क्या थी? कि अंग्रेज बहुत बुरे हैं, मारो नहीं जूते से, नहीं। सोच क्या थी? कि अंग्रेजों की वजह से सुधार आ रहा है। यस सर, है ना, सुधार की गति कम है, लेकिन ये अंग्रेजी है जो भारतीय व्यवस्था में सुधार ला सकते हैं। yes, मांग कर रहे थे, इसलिए वो एप्लीकेशन लिख रहे थे। अरे नरम दल वाले मांग नहीं करते थे, नरम दल वाले अरे नहीं, ऐसा नहीं बोलोगे, अपनी सोच बदलिए। नरम दल वाले भी मांग कर रहे थे, लेकिन मांग करने के लिए उनके तरीके थोड़े से अलग थे, शांतिप्रिय तरीके, एप्लीकेशन वाला, याचिका देने की। जैसे 1892 में भी हम देखेंगे जो इंडियन काउंसिल एक्ट आएगा, यानी कि भारतीय परिषदीय अधिनियम आएगा, उस अधिनियम में बजट पर चर्चा करने का अधिकार हो। क्या मेरी बात समझ में? अब यह बजट पर चर्चा करने का अधिकार नरम दल की मांग। क्या मेरी बात क्लियर है? नरम दल याचिका में बिलीव कर रहा है, एप्लीकेशन में बिलीव कर रहा है, ठीक है। उसे अभी भी ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस बताया था ना, ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस एक चीज होती है। ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस क्या होता है कि ब्रिटिशर्स चाहे कितना भी बुरा करें, लेकिन वो बराबरी, सेकुलरिज्म, इन सबको प्रमोट करेंगे। क्या मेरी बात समझ आई? समता, समानता, है ना, इन सबको हमेशा ऊपर रखेंगे। तो ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस पर उनका भरोसा था हमेशा से। किनका? नरम दल वाले। क्या मेरी बात क्लियर है? और इसीलिए वो किसी भी उग्र गतिविधि का भाग नहीं बन रहे थे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वो भी ब्रिटिशर्स के उतने ही खिलाफ थे, लेकिन उनके तौर तरीके अलग थे। वो याचिकाओं पर, एप्लीकेशन पर ज़्यादा विश्वास करते थे, इतना सिंपल था।
क्या मेरी बात समझ में आ गई? Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है। इतनी बात आई क्या नहीं कर रहा? हाँ, क्योंकि ये 3 काउंसिल जो एक्ट हैं जो आएंगे वो कहीं ना कहीं नरम दर की या मॉडरेट्स की ही मांगों का नतीजा है। Yes, sir. क्या मेरी बात क्लियर? मॉडरेट्स लगातार मांग कर रहे थे कि विधायी परिषदों में और कार्यकारी परिषदों में भारतीयों की एंट्री कराओ, भारतीयों को सीट दो। क्या मेरी बात क्लियर? गरम दल वाले तो ये हमारी टेंडेंसी है ना गरम दल की, आप हमें अधिकार देने वाले होते ही कौन है? आप हमारे देश में आखिर किस हैसियत से हैं जो आप हमें अधिकार दे रहे हैं, आप हमें सीट प्रोवाइड कर रहे हैं? आप यहाँ से चाहिए हम अपनी सरकार खुद बनाएंगे। Yes, sir. ये वाला दिमाग चल रहा था उनका, Yes, गरम दल वालों का। गरम दल का क्या दिमाग था? नहीं, हमें विधायी परिषदों में अंदर आना है और अंदर से बदलाव करना है। क्या मेरी बात क्लियर? ताकि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था सीख पाए जिससे अंग्रेजों के जाने के बाद वैसे ही मतलब वैसी राज्य व्यवस्था जैसे मुगलों के समय थी और पहले भी थी, वैसी व्यवस्था का स्टार्ट हो जाए। हम केवल अंग्रेजों को भगाना नहीं चाह रहे थे। क्या मेरी बात क्लियर है? इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो है, वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई नहीं है। क्या मेरी बात समझ रहे हो? बहुत जरूरी चीज है ये। यह लड़ाई केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है, यह लड़ाई इसलिए भी है, नहीं भारतीयों के खिलाफ भी नहीं, यह लड़ाई इसलिए भी है कि भारत के जनमानस में, मानस पटल पर Yes, sir. लोकतांत्रिक मूल्य, समझ रहा हो ना, Yes, sir. धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता, समता समानता के सिद्धांत को सीधे तौर से लागू किया जा सके या लोगों को अवेयर किया जा सके, Yes, sir. लोगों को जागरूक बनाया सके कि सब लोग बराबर है, भेदभाव नहीं करना चाहिए, छुआछूत खत्म कर देना चाहिए, सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल के रह सकते हैं। ठीक है? अगर इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल केवल और केवल उन्हें भगाने के लिए नहीं था। क्या मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. चलो वो तो स्क्रीन पढ़ा, इतना क्लियर हो गया। तो हम परिषदीय अधिनियम पर आ रहे हैं, नोट करोगे, लिखो 1858 के एक्ट के बाद 1858 के अधिनियम के बाद, अरे एक्ट और अधिनियम में कोई अंतर नहीं होता भैया, एक ही चीज होती है। इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, हिंदी में अधिनियम बोलते हैं। ठीक है? आजकल जो पेपर आता है ना यूपीएससी का या पीसीएस का भी, वो लोग कई बार क्या करते हैं ना, अंग्रेजी के शब्दों को ऐसे ही लिख देते हैं। समझ रहे हो ना? तो इन सब के लिए मेंटली तैयार रहो मानसिक रूप से, वो ऐसे लिख देंगे और तुम पढ़ के जाओगे अधिनियम, तो बोलोगे ये एक्ट कहाँ से आ गए, अधिनियम पढ़ के आए थे। तो क्या मेरी बात समझ में आई? तो भाई इन सब के लिए मानसिक रूप से तैयार हो, थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ते हो। क्या मेरी बात क्लियर? चलो हम लोग किस बारे में बात कर रहे हैं? हाँ ठीक है। देखो 1858 के अधिनियम के बाद भारत में ब्रिटिश संसद द्वारा परिषदीय अधिनियम को परिषदीय अधिनियम को 3 बार लाया गया। परिषदीय अधिनियम को 3 बार लाया गया। डैश करके लिख लो 1861, 1892 और 1909। 1861, 1892 और 1909। अब ब्रैकेट डालते हैं, भारत परिषद अधिनियम 1861। अच्छा, लाने का उद्देश्य क्या था? रुक जाओ थोड़ा सा, लाइन छोड़ो कि नहीं छोड़ो? छोड़ो, एक लाइन और लिखना है इसके पहले, एक लाइन और लिख लो। देखो, जिन्हें लाने का उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों के सहयोग को सुनिश्चित करना था। प्रशासन में भारतीयों के सहयोग को सुनिश्चित करना था।
प्रशासन में भारतीयों के सहयोग को सुनिश्चित करना। ठीक है, अब पहला एक्ट लिखोगे भारत परिषद अधिनियम 1861। भारत परिषद अधिनियम 1861। पहले लिखोगे महत्व 1861। देखो महत्व में दो चीजें इसमें जरूरी है। पहला तो पहली बार भारतीयों को कानून निर्माण की प्रक्रिया में लाया जाएगा। जैसा इसके पहले लिखा हुआ है कि इसमें काम क्या था कि भारतीयों को भी प्रशासन में लाया जाए, ताकि भारतीयों को दिखाया जा सके देखिए आपके ऊपर शासन हम नहीं कर रहे, हमारे साथ भारतीय भी लगे हैं कुछ। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि जैसा मैंने बताया इस बात का खास ध्यान रखा गया कि लाए गए भारतीय पूर्णतः ब्रिटिश एम्पायर के, ब्रिटिश राज के वफादार। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? ठीक है, तो देखिए पहला महत्व तो ये हो गया कि भारतीयों के लिए गेट खोल दिए गए। अब भारतीय भी कानून निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? दूसरा क्या है बहुत इंपॉर्टेंट कि अब विकेंद्रीकरण की शुरुआत हो जाएगी। 1833 तक के एक्ट में हमने देखा है, 1833 तक के एक्ट में हमने देखा है केंद्रीकरण चल रहा था। याद आ रहा है? गवर्नर के पद को शुरुआत में गवर्नर जनरल बना दिया गया, केंद्रीकरण। फिर उसे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया और केंद्रीकरण। और जो मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियां हैं, मद्रास के गवर्नर के पास भी कुछ अपने विधान को बनाने की शक्ति थी, अपने क्षेत्र के विधान को, और बॉम्बे के गवर्नर के पास भी अपने विधान को बनाने की कुछ शक्ति थी। वो सारी शक्तियां खत्म कर दी गई 1833 के एक्ट के बाद। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अभी तक जो केंद्रीकरण चल रहा था लगातार, 1858 के एक्ट में भी तुम देखो, अगर 1858 के एक्ट में भी देखो अगर, तो एक पद का निर्माण किया गया जो पहले नहीं था। कौन सा? दो पद का निर्माण किया गया है ना, एक वाइसराय और दूसरा सेक्रेटरी। सेक्रेटरी का पद तो था ही नहीं, समझ रहे हो ना? वाइसराय जैसा पद तो था गवर्नर जनरल, लेकिन सेक्रेटरी ऐसा कोई पद था ही नहीं। और वहां पर बैठा हुआ सेक्रेटरी, ब्रिटेन की संसद में बैठा हुआ सेक्रेटरी यानी कि सचिव, मैं बोल रहा हूं सचिव, लेकिन मैंने क्या समझाया था कि सचिव वहां का सचिव यानी कि यहाँ का मंत्री। मेरी बात सुने, बाहर के लोगों में, मतलब बाहर की सरकार में, स्पेशली यूएस में यानी कि अमेरिका में और ब्रिटेन में, जिन्हें हम सचिव बोल रहे होते हैं उन्हें हम भारत में मंत्री बोलते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो भारतीय मामलों का एक मंत्री, जिसे हम बोल रहे हैं भारतीय मामलों का सचिव, समझ रहे हो ना? वो वहां पर बैठा हुआ है, वहां पर विधान बना रहा है, इस देश का विधान बन रहा है। तो अब सोच कर बताओ, वहां पर बैठा हुआ आदमी अपने 15 सदस्यीय समिति के साथ, अपने 15 सदस्यीय परिषद के साथ वहां पर बैठा हुआ है और पूरे देश का विधान लिख रहा है। क्या यह केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण है? 1858 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो। वहां पर बैठा एक आदमी हर एक प्रांत के लिए विधान लिख रहा है, जो कि इंडिया आया भी नहीं शायद, और उसकी हेल्प कर रहे हैं 15 लोग जो कि उसी के नीचे काम करते हैं, लंदन में ही। यह केंद्रीकरण है या विकेंद्रीकरण? केंद्रीकरण है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। तो बस यह जो श्रृंखला चल रही थी कि और केंद्रीकरण करो तो केंद्रीकरण कर दो, इसे उल्टा करने की शुरुआत हो। क्या मेरी बात क्लियर है? 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ब्रिटेन की सरकार को यह लगता है कि अगर हमें क्रांति तुरंत से दबानी है और तुरंत से हमें चाहते हैं कि दोबारा से ऐसा कुछ ना हो, तो अभी केंद्रीकरण को कंटिन्यू रखें। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 1858 में वो केंद्रीकरण को ही नहीं चलते हैं, लेकिन उसके बाद जो भी उनमें आपस में चर्चा होती है, जो भी संसद में बहस होती है उनके, उससे यह निष्कर्ष निकल के आता है कि भारतीयों में ब्रिटिश शासन के प्रति यह असंतोष की भावना क्यों है? क्योंकि भारतीयों को अभी तक प्रशासन का हिस्सा बनने नहीं दिया गया है। क्या मेरी बात समझ आई? और अगर यह असंतोष खत्म करना है तो भारतीयों को भी कानून निर्माण की प्रक्रिया का या भारतीय प्रशासन की प्रक्रिया का, समझ रहे हो ना, का हिस्सा बना लिया जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अब 1858 तक तो केंद्रीकरण हुआ है, लेकिन अब क्या स्टार्ट हो जाएगा? विकेंद्रीकरण। तो तीनों परिषदीय अधिनियम यानी कि 1862, समझ लो 1861, 1892 और 1909, तीनों का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, तीनों का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है?
इसी विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को और बढ़ाएं। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मेरी बात समझ में आ गई? तो नोट करोगे, दो महत्व लिखो इससे, ठीक है? शॉर्ट में लिख लेते हैं ना, पूरा लाइन नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखो। पहला महत्व विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण को बढ़ाया गया। दूसरा महत्व लिखोगे भारतीय प्रतिनिधियों को पहली बार कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया। कानून निर्माण की प्रक्रिया में शामिल किया गया, ठीक है? अब विशेषताएं लिखते हैं कि कैसे मतलब विकेंद्रीकरण हो रहा है और कैसे ऐसा हो रहा है, ठीक? देखो विशेषताएं देखो, विशेषताओं में पहला पॉइंट देखोगे, वायसराय की कार्यकारी परिषद ने कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य कुछ भारतीयों को अब ऐसे लिखो, कुछ भारतीयों को अब गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया जा सकेगा। जिससे कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। अच्छा, 1861 की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना? कार्यकारी परिषद का विस्तार हुआ। उस समय लॉर्ड कौन है? उस समय वायसराय कौन है? लॉर्ड कैनिंग, ठीक है? लॉर्ड कैनिंग ने कार्यकारी परिषद में 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया। क्या मेरी बात क्लियर है? एक थे पटियाला के राजा, एक थे बनारस के राजा और एक थे सर दिनकर राव। क्या मेरी बात क्लियर? नोट करो इस बात को, लिखो तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने 3 भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया। भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नामित किया। ब्रैकेट में लिख लो, बनारस के राजा, कौमा, पटियाला के राजा, नाम क्या थे? नाम इम्पोर्टेंट, ठीक है? बनारस के राजा, पटियाला के राजा और सर दिनकर राव। ठीक है? सर दिनकर राव, ठीक। देखिए एक बात समझ लेते हैं, क्या इतिहास के एक दिन में जो घटना हुई है, जो घटनाएं हुई हैं, क्या उन घटनाओं को हम अपनी पूरी जिंदगी लगा कर भी पढ़ सकते हैं? खुद सोच के बताइए। नहीं। 1947 15 अगस्त को जो घटनाएं हुई हैं, 100 तरह के लीडर 100 जगह उपलब्ध हैं, 100 तरह के भाषणबाजी चल रही है, पाकिस्तान में कुछ और चल रहा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट कुछ और लेख निकाल, ब्रिटेन की जो मीडिया है कुछ और लेख निकाल रही है इंडिया के बारे में, इंडिया की मीडिया कुछ और निकाल रही है। क्या वो सारी घटनाएं आप एक जिंदगी भर में पढ़ सकते हैं? एक जीवन पढ़ने के बाद? मेरी बात सुनाई, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है।
हमें उतना ही सीमित ज्ञान चाहिए जिससे हमारा एग्जाम निकल जाए। बहुत सिंपल सी बात, ठीक है। आप ये बात बहुत ध्यान रखिए, सिविल सेवा की परीक्षा में ना कई बार क्या होता है, बहुत सारे तथ्य हमें रोमांचित करते हैं और तथ्यों के पीछे पीछे हम अपने पद से जो है वो बड़े दूर आ जाते हैं। ये मैं अपने नहीं बता रहा हूँ, मैं भी ऐसे करता हूँ, इसीलिए बता रहा हूँ, ठीक है। मुझे इतिहास बड़ा रोमांचित करता था, क्या मेरी बात क्लियर है? तो मुझे बुद्ध की नानी, नाना, मामा, मामी सबका नाम रटा हुआ था एक टाइम पे। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तो तथ्यों से रोमांचित होना छोड़ दीजिए, यूपीएससी यही सिखाता है। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? तथ्यों से उतना रोमांचित होइए जो पीवाईक्यूज बता रहे हैं, बस उतना ही हमें देखना है। समझ आ गया? बहुत ज्यादा डीप में तथ्य में नहीं जाना है। हालांकि ऐसा भी कहना गलत है कि तथ्य कुछ आते ही नहीं, आते हैं, अच्छे खासे आते हैं, यूपीपीसीएस में आता है। हाँ क्या कह रहे हैं? ज्यादा डीप में पूछता एकदम नहीं, एकदम नहीं, तथ्य कभी भी डीप में नहीं आएगा। आप एक बार समझ लीजिए, एक बात और समझ लीजिए, इतिहास से कितनी किताबें लिखी होंगी आज तक, पता है आपको? यूपीएससी कितनी किताबें लिखी? कम से कम 50 तो अच्छी किताबें लिखी, 50। हर एक किताब दूसरी किताब से भिन्न है, 4 तथ्य अलग प्रस्तुत करती है। क्या मेरी बात समझ में? अगर आप उसकी तलाश में निकलेंगे, समझ आ रहा है, तो हो सकता है आज के 30-40 साल बाद आप बहुत ज्यादा नॉलेजेबल बन के निकले। समझ आ रहा है? लेकिन आपकी यूपीएससी की एज और वो सब जो है कैलिबर, वो सब खत्म हो जाएगा। समझ आ? आप एकदम निर्धारित कर लीजिए कि हमें यही यही पढ़ना है, समझ आ? और उसी के आधार पे पीवाईक्यूज देखिए और वही सब पढ़िए जो एनसीईआरटी में दिया है और जो गवर्नमेंट डेटा दिया हो। तथ्यों की कोई सीमा नहीं है। आप यहाँ बस्ती किताबें चले जाएंगे, इतिहास की 10 किताबें, 1857 की क्रांति पे 8 किताबें हैं भाई, जरूरी किताबें, 8 किताबें हैं 1857 की क्रांति पे, और सबका अलग अलग नजरिया। और यकीन मानिए, मैं इतिहास का वो था ऑप्शन रेसिडेंट का, मैंने पढ़ रखी है कई सारी चीजें, और उसमें से एक भी क्वेश्चन नहीं आता। या पढ़ लेंगे तो याद नहीं रहेगा तो क्या फायदा? क्या मेरी बात समझ? तो इसीलिए अपने लिमिटेड टाइम का, अपने लिमिटेड रिसोर्स का बड़ा सही सावधानी पूर्वक इस्तेमाल करिए। इस चीज को जो हम लोग इस एज में शुरू करते हैं ना, इसे बोलते हैं, इसका एक टर्म है वाइल्ड गूस चेजिंग, जंगली मुर्गी पकड़ना। बड़ा कठिन है और पकड़ते पकड़ते पहले जंगल में घुस गए। समझ आ रहा है? जंगली मुर्गी मत पकड़िए। ये भूल जाइए कि अगर 10 टॉपर बैठ जाएंगे ना यूपीएससी के, और इस बार का पेपर रहेगा, वो भी मिलकर एक क्लास में बंद विद द हेल्प ऑफ गूगल, सारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यूपीएससी का स्टैंडर्ड, पिछले साल के 10 टॉपर बैठ जाएं, वो तो छोड़िए, स्टैंडर्ड समझ रहे हैं पेपर का? स्टैंडर्ड ये है कि जो इंडिया के सबसे बुद्धिमान टीचर्स हैं, पेपर आउट होने के बाद, मतलब पेपर जब खत्म हो जाता है, आउट क्या मतलब, पेपर खत्म होने के बाद जब पेपर उन्हें मिलता है, वो अपने अपने सब्जेक्ट को देख रहे होते हैं। हिस्ट्री वाला हिस्ट्री का आंसर बता रहा होगा किसी कोचिंग में, पॉलिटी वाला पॉलिटी का बता रहा होगा, ज्योग्राफी वाला ज्योग्राफी का बता रहा होगा, किताब समेत और गूगल की सहायता से बता रहा होगा। तब जब कोचिंग रिलीज करती है आंसर की, उसमें से 100 में 80 प्रश्न सही रहते हैं, 20 गलत हो जाते हैं। अच्छी कोचिंग, समझ आ रहा है? नहीं समझे बात? तो समझिए ना खेल कहां पर हो रहा है। समझ आ रहा है? आपको लगता है आपको सारे तथ्य आ सकते हैं? कभी आपको एग्जाम निकालना, समझ समझ आ रहा है? पिछले 150 साल की परीक्षा में किसी ने प्रीलिम्स में फुल नहीं पाया। आप क्यों फुल में फुल पा रहे हैं? कोई पा ही नहीं सकता फुल में फुल, इम्पॉसिबल। एसएससी के एग्जाम में आ रहा था, बैंकिंग में आ रहा था, यूपीएससी में फुल आ ही नहीं सकता। आपको क्या करना है? वाइल्ड गूस चेजिंग नहीं करनी है। आपको क्या करना है? अराउंड वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम में आए, कॉन्सेप्ट, समझना। और उन कॉन्सेप्ट को पढ़ते हुए अगर किसी फैक्ट से सामना हो जा रहा है तो फैक्ट याद रखना है। ये मान के चलना है कि सारे तथ्य तो याद हो ही नहीं सकते, ये मान लो, समझना? नहीं बात समझना है तो समझ लो ना, टॉपर के 51% आ रहे हैं तो समझ लो। और उसे आईआईटी टॉप करने में, आईआईटी जो कि देश का सबसे कठिन एग्जाम बनाता है इंजीनियरिंग का, उसे आईआईटी टॉप करने में 1 साल का समय लगा था, और उसके करीब करीब 95% आईआईटी के पेपर में आए थे। आईआईटी समझते हो ना, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है? उसके 95-98% आईआईटी के पेपर में आए। वो लड़का जब यूपीएससी के एग्जाम में जा रहा है तो उसके 51% तक नंबर आ रहे हैं। वो लड़का 1 साल की तैयारी में जो सबसे टफ एग्जाम बनाता है मैथ का, उसमें 98% पा रहा है। इस एग्जाम में 3 साल तैयारी के बाद आदित्य श्रीवास्तव 51% पा रहा है, लखनऊ का लड़का। समझ रहे हो ना? नहीं समझ रहे? पहले आईपीएस थी ना, उसके बाद भी सोचो, आईपीएस होने के बाद भी 51%।
आईपीएस नहीं थे, आईआईटीएन नहीं थे, ठीक है? समझ रहे हो मेरी बात? ये जो मेन चीज समझा रहा हूँ वो समझो, समझ में आ रहा है? PYQs, NCERT, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट इतना ही देखना है, समझ में आया? और उनके रास्ते में कोई तथ्य पड़े तो वो चुनते चलो। क्या मेरी बात क्लियर है? छोड़ो नहीं, चुनते चलो। लेकिन एक्सेस अगर आप तथ्यों के पीछे भागोगे तो आप मिस गाइड हो जाओगे, मिस डायरेक्ट हो जाओगे, है ना? और इतना समझाने के बाद भी 80-90% बच्चे वही करते हैं, चाहे कितना भी कोई टीचर, है ना, कितना भी अपने खून से लिख के दिखा दे कि नहीं ऐसा नहीं करना, फिर भी बेचारे नहीं, यही करना है। ऐसा मत करो, गलत राह पे मत जाओ, एकदम कॉन्सेप्ट पकड़ के रखो। मेरी बात समझ? अगर यह एग्जाम होता है एसएससी बैंक के तो मैं तो कहता खूब फैक्ट याद रखो, कोई दिक्कत नहीं। मेरी बात समझ? लेकिन इसमें फैक्ट से आप एग्जाम जीत जाओगे, भूल जाओ, आपके कॉन्सेप्ट्स तगड़े और क्लियर होने चाहिए। क्या मेरी बात समझ? कि हाँ इसमें ऐसा हुआ था, इसमें ऐसा, इसमें बताने की कोई एंड है? अभी एक बताओ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने तुम्हें बताया, लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का नाम बताया मैंने कि पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था, या उस समय ब्रिटेन का पीएम कौन था? नहीं बताया मैंने। एग्जाम में आता ही नहीं है, ना यूपीएससी में ना यूपीएससी में। ये भी तो एक फैक्ट है। क्यों नहीं आता सर? आ सकता है, हाँ, लेकिन अभी तक नहीं आया पिछले 50-60 सालों, तो हम उससे दूरी बनाया जाए। अगर किसी एग्जाम में एक बार भी उस तरह का कोई फैक्ट दिखेगा तो शायद हम वो कर लें। क्या मेरी बात सुन रही? फैक्ट का कोई अंत नहीं है। मेरी बात सुन रही? तथ्यों का कोई अंत नहीं है, तथ्य डेटा कोई अंत नहीं है। वही तथ्य आपके लिए जरूरी है जो जिसके आसपास से एग्जाम में आता है। क्या मेरी बात सुन रही? चलो नोट करो क्या लिखा। बनारस के राजा देखिए लिख ले जाओ, ठीक है। दूसरा 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 ठीक है, दूसरा लिखिएगा जैसे देखिए, इस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी लिख लीजिए या प्रांत लिख लीजिए, प्रांतों को विधायी शक्तियां प्रक्रिया की शुरुआत करते हुए मद्रास और बॉम्बे प्रांतों को विधायी शक्तियां पुनः प्रदान की। पहले कब थी? 1833 के पहले, और 1833 के बाद हम देखते हैं कि उनसे यह शक्तियां ले ली गई थी, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया था, जिसका काम क्या था कि प्रांत चाहे कुछ भी हो लेकिन विधान वही लिखे। क्या मेरी बात क्लियर है? अब इसे दोबारा से रिवर्स कर दिया गया और प्रांत को शक्तियां दे दी, ठीक है, विधान है। नोट करेंगे इसके बाद, देखिए साथ ही साथ बंगाल, साथ ही साथ अगला पॉइंट लिखिएगा, साथ ही साथ बंगाल, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत एंड WFP नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, कॉमा और लिखिएगा, और पंजाब में नई विधान परिषद के गठन हेतु, नई विधान परिषदों लिख लीजिए, मेरे ख्याल से परिषदों सही रहेगा, नई विधान परिषदों के गठन हेतु प्रावधान किया गया जिससे क्रमशः 1862, 1866 और 1897 में इन प्रांतों में विधान परिषदों का निर्माण हो, ठीक है, इन प्रांतों में विधान परिषदों का निर्माण हो। ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई समस्या नहीं है? ठीक है। क्या मतलब हुआ? देखो क्रमशः लिखवा दिया, यानी कि पहले कहाँ पर हुआ है? बंगाल में 1862 में, फिर उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत में 1866 में, और फिर पंजाब में 1897 में। तो अलग अलग डेट पे हुआ है, लेकिन इसका प्रावधान कब आ चुका था? 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। क्या मेरी बात क्लियर है? भारत परिषद अधिनियम ने इन लोगों को, इन प्रांतों को अलाउ कर दिया था कि आप अपनी विधायी परिषद बना सकते हैं, हालांकि इनमें विधायी परिषद थोड़े लेट में बनी। कोई समस्या नहीं आता? ठीक है। एक और रख लीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इसमें रह गई थी, लिखिएगा इसमें एक और पॉइंट लिखिए। इस अधिनियम के तहत मंत्रिमंडलीय व्यवस्था या इसी को हम बोल सकते हैं विभागीय व्यवस्था। विभागीय व्यवस्था ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, पोर्टफोलियो सिस्टम, इसे बोलते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। क्या होगा समझा रहा हूं, लेकिन पहले लिख लीजिए पोर्टफोलियो सिस्टम। को वैधता प्रदान की गई, ठीक है। मैंने ये लिखवाया कि शुरुआत हुई है, क्योंकि असल में शुरुआत 1859 में कैनिंग ने कर दी थी। कैनिंग ने यहाँ पर जो परिषद थी, कार्यकारी परिषद, समझ रहे हो ना, उनके काम को डिवाइड कर दिया। उनके काम को डिवाइड क्यों किया गया था? एक बहुत सिंपल सी बात होती है, इंग्लिश की एक कहावत है कि बोलते हैं कि एवरीवन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इज नो वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। सभी की जिम्मेदारी, समझ लो ना, किसी की जिम्मेदारी नहीं होती है। सभी की जिम्मेदारी रोड साफ कर रखें, सभी की जिम्मेदारी है वॉशरूम साफ रखें, सभी की जिम्मेदारी है कूड़ा कचरा ना फैलाएं, समझ रहे हो ना। लेकिन अभी 2 दिन साफ करने वाला ना आए तो सभी की जिम्मेदारी दिख जाएगी, समझ में आया? इसीलिए यह बहुत जरूरी है कि कार्य को बांटा जाए और किसी एक की जिम्मेदारी फिक्स कर दी जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? शादी वगैरह में देखते हो जो सब लोग जिम्मेदार बन जाते हैं, जीजा फूफा सब लोग, है ना, आपस में लड़ाई हो जाती है। वहीं अगर किसी एक को जिम्मेदारी दे दो कि एक ही खाना बनाने की जिम्मेदारी है, कि टेंट लगवाने की, कुर्सी लगवाने की, कि स्वागत करने की, आपस में ना मिले जुलेंगे ना कुछ होगा। क्या मेरी बात सुने? लड़ाई होने की संभावना भी खत्म हो जाएगी। नहीं समझे बात? तो ठीक उसी तरह से क्या किया गया था, क्योंकि कार्यकारी परिषदों का या जो भी विधायी परिषद है उनका विस्तार किया जा रहा है, ऐसे में मंत्रीगण, ऐसे में जो सदस्य हैं वो आपस में न लड़ बैठे किसी मुद्दे को लेकर, इसीलिए विभागों की जिम्मेदारी, अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी, डाक विभाग, कृषि विभाग, समझ आना, शिक्षा विभाग, ठीक है। जो डाक विभाग आया था ये वो सब हिस्ट्री का पार्ट आप पढ़िए, उससे किसी समय में आया था, है ना, वो सब इसका पार्ट नहीं है। वो जब आप हिस्ट्री पढ़िएगा तो देखिएगा वो किसके समय पे आया था, कृषि विभाग किसके समय पे बना, ये सब किसके समय बना, ठीक है। अभी इंपॉर्टेंट ये पॉलिटी के टर्म में है। पॉलिटी के टर्म में क्या है कि जब ये विभाग बन रहे हैं तो विभाग के ऊपर एक मंत्री क्यों बनाया जा रहा है, ताकि वो उसकी जिम्मेदारी हो, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो उससे पूछा जाए। क्या मेरी बात क्लियर है? एक उत्तरदायित्व की जो परिधि है वो निश्चित की जा सके कि इस विभाग में जो गलतियां हो रही हैं उसके प्रति यह व्यक्ति ही उत्तरदायी। क्या मेरी बात क्लियर है? यह व्यवस्था पहले नहीं थी, है ना। यह व्यवस्था 1859 में लॉर्ड कैनिंग ने स्टार्ट किया, लेकिन इसे वैधता कब प्रदान हो रही है? 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम से। क्या मेरी बात क्लियर है? यह व्यवस्था पहले भी कहाँ चल रही थी? ब्रिटेन में चल रही थी। ब्रिटेन की संसद में तो व्यवस्था रहती ही है, मिनिस्टर का सिस्टम, पोर्टफोलियो सिस्टम, जिसे आज आप मंत्रिमंडलीय व्यवस्था कहते हो या मिनिस्ट्रियल सिस्टम कहते हो, जिसमें एक मिनिस्टर एक कई, देखो क्या होता है, मंत्रालय समझते हो? मंत्रालय कई सारे विभागों को मिलकर बना,
है ना। कई सारे विभाग जो कि एक ही दिशा में काम कर रहे होंगे, एक ही तरह के होंगे। जैसे शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कई सारे विभाग हो सकते हैं। प्राइमरी शिक्षा का विभाग हो सकता है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल की शिक्षा का विभाग हो सकता है, इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कैसे लागू किया जाएगा वो विभाग हो सकता है। मेरी बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो ये विभाग को मिलाकर ही मंत्रालय बनते हैं, समझ आ गई मेरी बात। लेकिन जब इनके ऊपर किसी समय में जिम्मेदारियां कम थी तो इनके लिए एक एक विभाग, शिक्षा का विभाग एक विभाग था, है ना, जो एक ही मंत्री के अंदर में था, समझ रहे हो ना। डाक विभाग एक विभाग रहेगा जो कि एक ही मंत्री के अंदर में रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। उसी तरह कृषि विभाग एक विभाग रहेगा जो एक ही मंत्री के अंदर में रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इस मंत्री की जिम्मेदारी रहेगी कि उसमें जो सुधार हो रहे हैं, उसमें जो भी निर्णय लिए जा रहे हैं, अगर वह निर्णय उल्टे सीधे निकलते हैं या अगर उनमें कुछ और सुधार की गुंजाइश होती है तो उत्तरदायित्व तो उसका हो। क्या मेरी बात क्लियर है? उत्तरदायित्व की परिधि को निश्चित कर दिया गया कि यह आदमी उत्तरदायी है। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? और यह सिस्टम, यह व्यवस्था ब्रिटेन में पहले से चल रही है, ठीक है। लेकिन इंडिया में लॉर्ड कैनिंग ने लेट में स्टार्ट किया 1859 में, लेकिन तब तक इसे वैधता प्रदान नहीं हुई थी। 1861 का जो एक्ट आया है उससे इसे वैधता प्रदान हुई है। कई सारी जगह पर 1861 में इस सिस्टम की शुरुआत हुई लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा गलत है। क्या मेरी बात क्लियर है? ऑन पेपर यह सिस्टम 1859 में स्टार्ट हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। मेरी बात सुनना आगे, क्योंकि किसी किताब में अगर आप पढ़ लीजिएगा लक्ष्मीकांत वगैरह में कि 1861 में स्टार्ट हो गया तो आप बोलोगे सही लिखवा दिया, इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया। 1861 वाले सिस्टम से, 1861 के एक्ट से इस सिस्टम को वैधता मिल रही, वैलिडिटी मिल रही। मेरी बात सुनाई, यह सिस्टम लॉर्ड कैनिंग ने उसके 2 वर्ष पूर्व ही स्टार्ट कर दिया था 1859 में, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। एक बार पढ़ लो इससे, एक बार पढ़ लो, बताओ। पोर्टफोलियो सिस्टम क्या होता है इसमें? विभागीय उत्तरदायित्वों का बंटवारा कर दिया जाएगा, जैसे कृषि विभाग, जैसे डाक विभाग, ठीक है। अब इस विभाग के उत्तरदायित्व, इस विभाग का उत्तरदायित्व जो है वो एक कृषि मंत्री या एक कह सकते सदस्य के कुछ ना, इसका नाम मंत्री तो नहीं था, एक कृषि सचिव या मंत्री बोल सकते, उसके पास है। समझ गया ना। और इसी तरह से कृषि सचिव, डाक सचिव, समझा रहे, राजस्व सचिव, ये सब कार्यकारी परिषद और विधायी परिषद का हिस्सा है। क्या मेरी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है, चलिए नोट करिए, देखिए देखिए इस सिस्टम में या इस व्यवस्था में विभागों का बंटवारा परिषद के सदस्यों के बीच में किया गया, परिषद के सदस्यों के बीच में किया गया। और एक या उससे अधिक यानी कि 10 नहीं हो जाएगा, 2 ही रहेगा, ठीक है। एक या उससे अधिक सदस्यों को एक विभाग की जिम्मेदारी सौंपी। ठीक है, यहां कोई दिक्कत है? ज्यादा कोई समस्या? ठीक, चलिए इतना आ गया। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट इसमें और इंपॉर्टेंट है कि यह भारत में इमरजेंसी के समय अध्यादेश
जारी करने की शक्ति की शुरुआत है। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश यानी कि एक ऐसा आदेश जो कि अध्यक्ष यहाँ पर कौन है? वाइसरॉय। मेरी बात सुनाई? जो कि वाइसरॉय बिना विधायी परिषद के सहमति के भी ले सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है? विधायी परिषद की सहमति से या बिना विधायी परिषद की सहमति से कोई अध्यादेश पारित कर सकता है, लेकिन कब करेगा? जब इमरजेंसी का वक्त रहे। क्या मेरी बात क्लियर है? हालांकि उस समय इमरजेंसी को, आपातकाल को इस तरह से प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया गया था। क्या मेरी बात समझ में आ गई? उस समय आपातकाल को, जैसे आज के समय में इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में प्रॉपर्ली डिफाइंड, परिभाषित है ना, उस तरह से परिभाषित नहीं किया गया। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक है, नोट करिएगा, लिखिए। अच्छा, इसी तरह अध्यादेश की कितनी उम्र रहेगी, कितनी समय सीमा रहेगी? 6 माह। अगर यह विधायी परिषद से पास नहीं हो रहा है 6 माह के अंदर, तो ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। अगर विधायी परिषद चाहे तो इसे बार बार पास करके 6 माह पर इसे आगे की ओर जारी रख सकता है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नोट करिए, देखिए इस अधिनियम के तहत वाइसराय को विधायी परिषद की सहमति या उसके बगैर, विधायी परिषद की सहमति से या उसके बगैर विधायी परिषद की सहमति से या उसके बगैर अध्यादेश को जारी करने का अधिकार दिया गया। अध्यादेश को जारी करने का अधिकार दिया गया। हालांकि यह अध्यादेश केवल आपातकाल के समय लाया जा सकता था और इसकी समय सीमा 6 माह की होती है। इसकी समय सीमा 6 माह की होती है। ठीक है, चलिए एक बार देख लीजिए, ध्यान क्लियर हो गया। एक बार रिवाइज कर लीजिए 1-2 मिनट। ठीक है, 1892 का एक्ट देखिए। कोई डाउट है तो पूछे, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग, पूछ लीजिए। क्या पूछ रहे थे आप? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद कृषि मंत्री, मेरे ख्याल से बंदे नहीं थे, बंदे तो डिफेंस मंत्री थे। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर नहीं बोला, लेकिन कृषि मंत्री मुझे याद नहीं। कौन है आप बताइए? ये कोई केबीसी का गेम चल रहा है? बताइए, आप पढ़ रहे हैं केबीसी गेम खेल रहे हैं? आप खुद सोचिए। विकेंद्रीकरण नहीं समझा? विकेंद्रीकरण नहीं समझा, तो पूछ रहा हूँ। विकेंद्रीकरण यानी कि जब भी पावर है ना, शक्तियों एक जगह पर कंसंट्रेटेड, यानी कि एक ही जगह पर अगर एकत्रित है, ठीक है, तो उसे अगर हम अलग अलग जगह पर बांट देते हैं तो कहीं ना कहीं एक चेक एंड बैलेंस का एक संतुलन बना रहता है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक समय समझिए, एक समय हम इस पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हर समय जब भी राजशाही रही है,
जब तक भी राजशाही रही हो, जब से रही है, कहीं ना कहीं विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां और न्यायिक शक्तियां, ये तीनों की तरह की शक्तियां जो हैं वो राजा के पास होती हैं। यस सर। मेरी बात सुन रहे? नहीं बात सुन रहे? आ गया? राजा ने बोला मेरा वचनीय शासन, संविधान बदल गया, विधायी शक्ति। राजा ने किसी का वेट नहीं किया, हाथ काट दिया। समझ रहे हो ना? राजा ने किसी का वेट नहीं किया, हाथ काट दिया। जुडिशरी, न्यायिक शक्ति, न्याय तुरंत दे रहा है। क्या मेरी बात क्लियर है? खुद ही एग्जीक्यूट भी कर ले रहा है, खुद ही वो उस शक्ति का क्या कर ले रहा है, तुरंत एग्जीक्यूशन, यानी कि तुरंत कार्य भी, मतलब कार्यपालिका का जो कार्य होता है लागू करवाना, तो जो लॉ दिया है उसे तुरंत लागू करवा सकता है राजा, किसी और की ज़रूरत नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो हमेशा से जब से भी राजशाही बनी, या ट्राइबल व्यवस्था ही थी, जहाँ पर ट्राइब्स ही होते थे, जहाँ पर जनजातीय व्यवस्था ही थी, हर जगह पर शक्तियों का केंद्रीकरण ही चल रहा था। शुरुआत में राजा को, मार्क्स की थ्योरी क्या है, शुरुआत में राजा को किस लिए स्थापित किया गया था? केंद्रीकरण के लिए नहीं। स्थापित क्यों किया गया था राजा? संतुलन बनाने के लिए नहीं। राजा को क्यों स्थापित किया गया था? राजा को शासन के लिए भी स्थापित नहीं किया गया था। यही सर, राजा को राज्य के लिए भी स्थापित नहीं। राज्य तो राजा के बाद आया है, राज्य राजा के बाद आया। राजा को स्थापित क्यों किया गया था? हाँ, किस लिए? नहीं, शासन के लिए, सुरक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए। क्या मेरी बात समझ? जनजातीय या जहां भी राजशाही निकली है, वो शुरुआत में सुरक्षा के लिए उनकी एक आदमी से डील होती थी कि आप हमें सुरक्षा दोगे, उसके बदले में हम आपको कुछ भेंट देंगे। धीरे धीरे उस व्यक्ति की पहुंच बढ़ी, उसने अपने अंडर में कुछ आदमी को सेना रखना स्टार्ट किया, सैन्य व्यवस्था स्टार्ट की, उनके लिए भेंट लेने लगा। लेकिन यह भेंट धीरे धीरे कम होती गई, लोग अपना काम निकाल रहे, भेंट नहीं दे रहे, तो कर व्यवस्था आ गई। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी तरह से राजशाही मजबूत हो गई। लेकिन राजशाही के मजबूत होते होते क्या हुआ कि जो शुरुआत में सभा, समिति और विधाता की प्रक्रिया थी, जो कि शायद आपने एंशिएंट इंडिया में थोड़ा सा पढ़ा होगा, है ना, वो खत्म हो गई। जैसे जैसे राजशाही मजबूत हुई, वैसे वैसे सभा, समिति और विधाता, जो कि तीन तरह की समितियां थी, है ना, जो कि राजकाज में राजनीतिक राय मशवरा देने का काम करती थी, और राजा उनके खिलाफ सामान्य तौर पर नहीं जाता था। लेकिन उनकी शक्तियां कम हो गई, राजा की शक्तियां बढ़ गई। राजा की शक्तियां बढ़ गई, राजशाही हर जगह स्थापित हो गई। लगभग यही तरीका रहा है, चाहे ब्रिटेन रहा हो, चाहे फ्रांस रहा हो, चाहे रशिया रहा हो, चाहे इंडिया रहा हो, है ना। इसी तरह से राजशाही व्यवस्था हर जगह स्थापित हुई। जैसे जैसे राजशाही व्यवस्था स्थापित हुई, वैसे वैसे शक्तियां कहाँ केंद्रीकृत होती गई? राजा के हाथ में, क्योंकि समिति, सभा और विधाता का कोई मतलब नहीं रह गया। हालांकि बीच में एक दो चीजें ऐसी हुई हैं। फॉर एग्जांपल, एंशिएंट इंडिया में ही प्रीस्ट जिसे बोलते हैं आप, है ना, सलाहकार, जैसे कुछ बोलते हैं, उनके लिए वर्ड आता, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, है ना। एक सलाहकार होते थे हमेशा से, ठीक है, ब्राह्मण सलाहकार उनके होते थे, जिसके अनुसार वो काम करते थे। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिर वो उनकी भी शक्ति धीरे धीरे खत्म हो गई। राजा के आगे कोई, राजा को सलाह कौन दे रहा है? राजा किसी को भी गुस्से में काट दे, ठीक है। तो वह व्यवस्था खत्म हो गई, शक्तियों का केंद्रीकरण पूरी तरह से राजा के हाथ में हो गया। शक्तियां पहली बार विकेंद्रीकृत होना शुरू हुई है इंग्लैंड, जहां पर मैग्ना कार्टा आया है, बिल ऑफ राइट्स आया है और पेटिशन ऑफ राइट्स आया है। तीन तरह के शक्तियों को विकेंद्रीकरण की व्यवस्था करने के तीन हथियार आए वहां की जनता के पास, और उन्होंने धीरे धीरे शक्तियों को विकेंद्रित कर दिया। संसद के अलग अधिकार हो गए, राजा के अलग अधिकार हो गए, न्यायपालिका के अलग अधिकार हो गए। क्या मेरी बात क्लियर है? इसी चीज को आगे चलकर फ्रेंच रिवॉल्यूशन यानी कि फ्रांसीसी क्रांति में हमने और बढ़ते देखा, जहां पर तीन तरह की बॉडीज बना दी गई, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका। तीन तरह की बॉडी यानी कि तीन तरह के काम, शक्तियों का पूरी तरह से बंटवारा। विधायिका का काम क्या देखा गया कि न्यायपालिका अनुचित काम न कर दे, ठीक है। न्यायपालिका का काम क्या है? कार्यपालिका विधायिका पे नियंत्रण बनाए रखे। दूसरा, कार्यपालिका का काम क्या है कि विधायिका कुछ भी लिखकर आए उस पर साइन ना कर दे, उस पर नियंत्रण न बनाए रखे, उसे क्रियान्वित ना करवा दे जो लोगों के लिए अच्छा नहीं। क्या मेरी बात सुन पाई? नहीं बात सुन पाई? तो ठीक इस तरह से विकेंद्रीकरण होता है। मतलब बहुत सारी
परिस्थितियों और भी होती हैं, लेकिन वो सब बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा, उतना हमें जानने की अभी जरूरत नहीं है। ये सब पॉइंट जानते हो, विकेंद्रीकरण से लेकर फेडरलिज्म, संवैधानिकता, है ना, संप्रभुता, हर एक चीज अच्छे से कवर होगी जब वो पॉइंट आएगा। अभी हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक इतिहास, जब आएंगे संविधान पर, है ना, जब अपने संविधान की मूल अवधारणा की बात करेंगे, संप्रभुता की बात करेंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करेंगे, है ना, शक्तियों के बंटवारे की बात करेंगे, तब इस बारे में ज्यादा बात करेंगे। तब बात करेंगे फेडरलिज्म की। मेरी बात सुनाई, फेडरल स्ट्रक्चर, फेडरल समझते हैं आप लोग क्या? संघीय शक्तियों का बंटवारा, फेडरलिज्म, राज्य और केंद्र के बीच में, ठीक है। तो वो दो तरह से शक्तियों का बंटवारा होता है राज्य और केंद्र के बीच में। एक जगह शक्तियां ऊपर ही बढ़ गई हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका और समझ लो ना विधायिका के बीच में, तो वो सब चीजें तब पढ़ेंगे जब वहां तक आएंगे। अभी तो एकदम बेसिक पढ़ना है, अभी आपको एकदम बेसिक पढ़ना है, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है। कृपया करके स्पीड वही रखिए जो अभी यहाँ फॉलो करवा रहे हैं, है ना, ताकि जो उस स्तर के यूपीएससी वाले क्वेश्चन है वो हो जाए। फिर हम देखेंगे जब आपसे क्वेश्चन यूपीएससी का नहीं होगा तब आप बोलिएगा कि हाँ सर आपने ही पढ़ाया था, इसमें से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं होगा। क्या मेरी बात सुन रहे हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, सर 92 का या 66? 1861 का हो गया ना? 66 का। नहीं, उसके बाद 1892, सही है, 1892, ठीक है। 1866 लिखवा दिया क्या मैंने कहीं? 1892 ही लिखा है। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, देखिएगा इसमें, देखिए पहले तो महत्व लिखिएगा, महत्व जल्दी लिखिए, आज हमें ये सब कंप्लीट करवाना चाहिए। कौन सा देखिएगा, अब इसमें महत्व छोड़िए, सीधे विशेषताएं लिख लीजिए। महत्व बता दीजिए, विशेषताएं से समझ लेंगे कि महत्व क्या आता है। लिखिएगा इसमें विशेषताएं, देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी यानी कौन? भारतीय, ब्रैकेट में भारतीय, गैर सरकारी ब्रैकेट में भारतीय, इसने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी ब्रैकेट में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की लेकिन सरकारी सदस्यों के बहुमत को बनाए रखा गया, सरकारी सदस्यों के बहुमत को बनाए रखा गया। इसके अलावा लिखिएगा, देखिए इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित, गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया, परोक्ष
परोक्ष यानी कि इनडायरेक्ट, ठीक है। परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द के बदले, चुनाव को अंडरलाइन कर लीजिएगा इन्वर्टेड कॉमा में, हालांकि चुनाव शब्द के बदले, हालांकि चुनाव शब्द के बदले मनोनयन शब्द का इस्तेमाल किया। मनोनयन लिखो, मनोनयन यानी नामित करना, वही मनोनीत करना। शब्द का उपयोग किया गया, मनोनयन शब्द का उपयोग किया, ठीक है। साथ ही पहली बार बजट पर बहस करने, साथ ही पहली बार बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, प्रश्न पूछने की शक्ति प्रदान की गई, पर मत के विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया, पर मत के विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया, पर मत के विभाजन का अधिकार नहीं दिया गया। ठीक है, अब समझते हैं जल्दी से क्या मतलब है इसका। सबसे बड़ी बात क्या है कि विस्तार कर रहे हैं, विस्तार करने का तरीका क्या अपनाया गया कि सदस्यों को बढ़ा दिया गया, सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि गैर सरकारी सदस्य अब ज्यादा हो सकते हैं, यानी कि भारतीय सदस्य ज्यादा हो सकते हैं। गैर सरकारी यानी कि भारतीय सदस्य, गैर सरकारी का मतलब भारतीय सदस्य ज्यादा हो सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखी हुई है कि सीमित और परोक्ष चुनाव का प्रावधान किया गया। क्या मतलब है सीमित और परोक्ष, यानी कि किसी का भी नॉमिनेशन नहीं हो जाएगा, है ना, किसी का भी नॉमिनेशन, किसी का भी मनोनयन नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ मैंने क्या बोला, शब्द का उपयोग है मनोनयन, जो प्रावधान लिखा है उसमें लिखा है मनोनयन, लेकिन असल में कुछ सीमित जनसंख्या को, जो शिक्षित जनसंख्या है, जो टैक्स दे रही है ना, उन्हें चुनाव का अधिकार दिया। क्या मेरी बात क्लियर है? तो 1892 का एक्ट इसीलिए जरूरी हो जाता है कि एक तरह से पहली बार बहुत सीमित जनसंख्या, समझ रहे हो ना, ऐसा नहीं कि सारे लोग चुनाव में जा रहे हैं, लेकिन बहुत सीमित जनसंख्या अपने प्रतिनिधि को चुनाव कर सकती है, लेकिन आगे कोई भी खड़ा नहीं हो सकता उस चुनाव में, ठीक है। जिन्हें ब्रिटिशर्स अलाउ करेंगे, जिन्हें ब्रिटिश शासन अलाउ करेगा, सहमति प्रदान करेगा जिनके नामों के आगे, वही लोग चुनाव में खड़े हो सकते हैं। और यह भी वही तरीका है कि किसी तरह से अपने वफादारों को विधायी परिषद में जगह दी है। क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन इसमें मैंने क्या बोला, इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें बोला तो गया था मनोनयन नामित, लेकिन असल में चुनाव का प्रावधान शुरू हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज क्या दी हुई कि बजट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बजट उस समय तक बनने लगा था, प्रांत का अलग बजट, केंद्र का अलग बजट बन रहा है। केंद्र का जो बजट है ऑफ कोर्स कौन बना रहा है? वाइसरॉय की काउंसिल बना रही है, मेरी बात सुन रहे? लेकिन अभी तक विधायी परिषद को उस पर बहस करने का अधिकार नहीं था। ये पहली बार हो रहा है कि विधायी परिषद के सदस्यों को अधिकार दिया जाएगा कि वो क्या कर सके, वो बहस को कर सके, है ना। बहस करने का मतलब क्या होगा कि लेट अस सपोज कि उन्हें बजट का कोई प्रावधान तर्क संगत नहीं लग रहा है, ना ही वह यह समझ पा रहे हैं कि इस बजट से कैसे भारतीयों का विकास होगा, तो वह इस पर प्रश्न कर सकते हैं। शर्त यह है कि यह प्रश्न 1 हफ्ते या 5 दिन पहले लिखकर जमा कर दिया जाएगा जो भी बजट पेश कर रहा होगा उसके पास। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि आप ब्रिटेन की, समझ रहे हो ना, ब्रिटेन के आदमी से या जो भी यहाँ पर वाइसराय है या वाइसराय की काउंसिल में जो लोग हैं, वो उससे ऐसे ही सवाल पूछ लो। पहले आपको वह सवाल लिखकर जमा करने होंगे, और उसने अगर यह भी जवाब दे दिया कि मुझे नहीं पता,
मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। तो अब आपके पास दूसरा प्रश्न करने की अनुमति नहीं है। आप बस एक प्रश्न कर सकते हैं। मेरी बात सुनिए, उस प्रश्न को आपको लिखकर जमा करवाना पड़ेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? उस प्रश्न को सभा होने से पहले आपको लिखकर जमा करवाना पड़ेगा। अगर उसने मना कर दिया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं देना मुझे समझता हूं या मैं इस प्रश्न का उत्तर नहीं दूंगा, तो आप उसके बाद कोई प्रश्न नहीं पूछ सकते, ना ही आप उसे बाध्य कर सकते हैं कि आपके प्रश्न का उत्तर हो। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? तो एक खोखले लोकतंत्र का निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई है अभी, है ना? इसकी कोई वैधता या इसकी कोई समझ है ना, इसमें कोई सॉलिड चीज नहीं है, कोई ठोस नहीं है, कुछ ठोस नहीं है। एक खोखला लोकतंत्र की निर्माण की प्रक्रिया हो रही है कि कुछ लोग बहस तो कर सकते हैं बजट में, लेकिन बजट के बहस से क्या मतलब निकलेगा जब दूसरा आदमी प्रश्न ही ना पूछ पाए, पहली बात। प्लस जो भी प्रश्न पूछना हो पहले से ही लिखित रूप में जमा होगा जिस आदमी से बहस करनी है, बजट जो पेश कर रहे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्या मेरी बात क्लियर है? लेकिन फिर भी 1892 के भारतीय परिषदीय अधिनियम को कांग्रेस की एक बहुत बड़ी जीत माना जाता है, क्योंकि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? 1885 रटा हुआ, बहुत अच्छी बात है। मेरी बात सुनाई। उसके बाद उसकी पहली मांग क्या थी? कॉन्सेप्ट गायब है, नंबर रटे हुए, ये परेशानी। समझ लो परेशानी, समझ लो। स्वराज मांग था कांग्रेस की, पूर्ण स्वराज नहीं थी। 1885 में किस चीज के लिए कांग्रेस की स्थापना हुई थी? देख रहे हो, ये परेशानी। स्वराज और फ्रीडम में क्या अंतर होता है? यही परेशानी। मैं कितनी बार कह रहा हूँ, कॉन्सेप्ट 1885 से इस पर लाओ। क्यों, क्या, कब, कैसे हुआ? मेरी बात सुन रहे? कांग्रेस की स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य स्वराज नहीं था। स्वराज उनका उद्देश्य आगे चलकर बना है। पहली बार 1905 में बोला गया, हालांकि उस समय भी स्वराज क्या होता है, कैसे आएगा, कुछ नहीं था। उसके बारे में कांग्रेस के विभिन्न मत थे। पहली बार पूर्ण स्वराज एग्जैक्टली क्या होगा वो 1929 में बोला गया। क्या मेरी बात समझ? लाहौर अधिवेशन में। उसके पहले कांग्रेस कभी भी नहीं बोल रही थी स्वराज। कांग्रेस क्या बोल रही थी? कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? चलो स्वराज खत्म हो गया, अब बताओ। प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी। क्या मेरी बात क्लियर है? प्रशासन में अधिक भारतीयों की भागीदारी, और यही चीज कि बजट अगर पास हो तो हम क्वेश्चन पूछ सके, है ना? भारतीयों को अगर मुखौटे की तरह इस्तेमाल मत करिए, है ना? जो ऊपर से भारतीय लगे और अंदर से आपके वफादार। क्या मेरी बात समझ? भारतीयों को मुखौटे की तरह इस्तेमाल करने की जगह ऐसे भारतीयों को रखिए जो आपको जब आप बिल लाए तो उस पर बहस कर सकें, उस पर तर्कपूर्ण क्वेश्चन पूछ सकें। साथ ही साथ उन्हें यह अधिकार हो कि अगर उन्हें यह आपके द्वारा लाया गया बिल पसंद ना हो, अगर उन्हें आपके द्वारा लाया गया प्रस्ताव परिषद में पसंद ना आए, तो उसे कैंसिल हो, निरस्त करवा सकें। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? इतना क्लियर हो गया? तो नोट करो, नोट करो। देखो, अच्छा ये तो लिख दिया ना हमने 1892 को। टाइम है व्यस्त है, चलो कुछ पूछना तो पूछ लो। हाँ, मैंने अभी एक क्वेश्चन बोला था, एक पीडीटी का इंटरव्यू था, है ना, एक जगह पर यही क्वेश्चन पूछा था सर। 1920 में जो मूवमेंट चल रहा था गांधी जी का, गांधी जी मूवमेंट क्यों चला है? ऑब्जेक्टिव क्या था? स्वराज? असहयोग आंदोलन का ऑब्जेक्टिव क्या था? आंदोलन का नाम बताते हो यार तुम लोग। ऑब्जेक्टिव क्या था, पर्पस क्या था, उद्देश्य? खलीफा के पद से हमें क्या फायदा होगा? चलो खलीफा का पद रिस्टोर कर देंगे, खिलाफत आंदोलन साथ में चला तो बात सही है, लेकिन हमें क्या फायदा होगा? बताओ भाई, कुछ तो बोलो। स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल, तुमने स्वराज बोला ना, स्वराज शब्द बहुत गुड है। स्वराज शब्द का पहली बार इस्तेमाल किस राज्य में किया गया? किस राज्य में? मराठा राज्य में। स्वराज शब्द का मतलब अपने राज्य की स्थापना है, तो सिंपल सा है। लेकिन पहली बार कहां पर इस्तेमाल किया गया? मराठा राज्य में। इसे पहली बार मॉडर्न हिस्ट्री में किसे यूज किया, यानी कि आधुनिक इतिहास में इसे पहली बार किसने सबसे पहले इसका उपयोग किया? स्वामी दयानंद सरस्वती नाम सुना? सबसे पहले बार स्वराज शब्द का, स्वराज की धारणा उन्होंने दी कि हम पर खुद का राज होना चाहिए,
और इस धारणा को पॉपुलराइज यानी कि फेमस यानी लोकप्रिय किसने बनाया? बाल गंगाधर तिलक। यस सर। क्या मेरी बात क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उनका जो वो स्टेटमेंट है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन परेशानी क्या थी कि 1905 में गरम दल के दबाव के चलते दादा भाई नेहरूजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस की सभा में स्वराज को मान तो लिया गया था कि स्वराज ही कांग्रेस का लक्ष्य है, लेकिन तब भी स्वराज को परिभाषित नहीं किया गया था कि स्वराज है क्या। स्वराज मतलब क्या? ब्रिटिशर्स अपना सिस्टम लेके चले जाएं, ब्रिटिशर्स चले जाएं, ब्रिटिश अपनी जुडिशरी लेके चले जाएं, ब्रिटिश अपनी आर्मी लेके चले जाएं। स्वराज का एग्जैक्टली मतलब क्या है? परिभाषित ही नहीं किया गया। मेरी बात सुन भाई, लैंडलॉर्ड्स यानी समझते हो ना, जो लैंडलॉर्ड्स हैं यानी कि जो भी जमींदार हैं, उनके लिए स्वराज अलग था कि हमें कर कम देना पड़ेगा। किसानों के लिए स्वराज अलग था कि हमें जमींदारों के शोषण से मुक्ति मिल जाएगी। समझ लो ना। राजाओं के लिए स्वराज का मतलब अलग था कि हम किसानों से जितना मन करेगा उतना कर वसूल लेंगे। मेरी बात नहीं, गांधी जी हालांकि उस समय तो परिदृश्य में आए नहीं थे, लेकिन उनके लिए स्वराज का अलग ही मतलब था। उनके लिए स्वराज का मतलब था, क्या मतलब था? आप क्रोध ना आए, गुस्सा ना हो, अपने पड़ोसियों से लड़ो नहीं। यस सर। उनके लिए भी मतलब है स्वराज का। उनके लिए स्वराज के बहुत व्यापक पैमाने हैं भाई। वो कह रहे हैं कि जब तक इंसान आप अपनी भारतीय अपनी बुराइयों से नहीं लड़ पाएंगे, सब में समानता नहीं देख पाएंगे, धर्मनिरपेक्षता नहीं ढूंढ पाएंगे, मतलब ऐसे स्वराज का कोई मतलब नहीं। उन्होंने कहा स्वराज हमें इनसे नहीं चाहिए, स्वराज हमें अंग्रेजी मानसिकता से चाहिए कि भारत हिंदू और मुस्लिम अलग अलग। मेरी बात समझ नहीं समझे भाई? समझ आ रहा है? यस सर। तो स्वराज की परिभाषा अलग अलग जगह पर अलग अलग रही है। 1929 में भी जब पूर्ण स्वराज की परिभाषा आई तो भी सही नहीं आई, तो भी बोला गया ब्रिटिश प्रांतों के लिए स्वराज्य। अरे ब्रिटिश प्रांतों के लिए स्वराज चाहिए तो 30% इंडिया उस समय रजवाड़ों का हिस्सा था, शायद पता हो। यस सर। 30% लगभग इंडिया, 30 से 35% इंडिया जो है वो रजवाड़ों के अंदर में था। क्या उन्हें स्वराज नहीं चाहिए? वो तो आपके स्वतंत्रता आंदोलन में थे, आपने बोला हमें ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहिए, तो वहां तो अपने रूलर रूल कर रहे हैं, भारतीय शासक थे रजवाड़ों में, तो आप तो स्वराज को डिफाइन कर रहे हैं ब्रिटेन से स्वतंत्रता चाहिए। मेरी बात समझ में नहीं? समझ में बात? ठीक है। तो स्वराज का मतलब अलग अलग सबके लिए अलग अलग था, पहली बात। पूर्णतः जाकर 1937-38 में स्वराज को क्लियरली डिफाइन लोग कर पाए। अदरवाइज भारतीयों का तो ये हाल था कि जब इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते थे, है ना, नेहरू जिंदाबाद, गांधी जिंदाबाद, मौलाना अबुल कलाम जिंदाबाद और इंकलाब जिंदाबाद, ये चार नारे 1928, 1929, 1930 के दांडी मार्च में फेमस हुए। समझ रहे हो ना। और अंग्रेजी सरकार जब परेशान हुई तो नेहरू को आज़ाद की, गांधी को आज़ाद की, समझ रहे हो ना, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को आज़ाद की, और अब सोच रही है कि इंकलाब कौन है। वो सब इंकलाब की आज़ादी की बात कर रहे हैं। ये इंकलाब है कौन? डेटा मैच कराया जा रहा है। इंकलाब नाम का कोई आदमी तो कैद किए ही नहीं है, पूरा सिर पैर फूला हुआ है। वो मूवमेंट चला रहे थे जो पठान थे, NWFP यानी कि उत्तर पश्चिमी सीमांत राज्य के जो पठान थे वो चला रहे थे। समझ रहे हो ना। उन्हें भी इंकलाब का मतलब नहीं पता है, उन्हें भी इंकलाब का इस एग्जैक्ट मतलब क्या होता नहीं पता है। लेकिन ये लोग जो अंदर लीडर गए वो इंकलाब जिंदाबाद के नारा देके गए हैं, तो ये भी चिल्ला रहे हैं इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब लाओ, इंकलाब को लाना है ना। और ब्रिटिश एकदम परेशान है कि इंकलाब को जल्दी से छोड़ो, उसे कहाँ कैद में रखे हो इंकलाब को। क्या मेरी बात समझ? Yes, सोचो भारतीयों के शिक्षा लेवल या जो भी बोल लो वो इस स्तर का था कि उन्हें पता ही नहीं था कि इंकलाब का मतलब आज़ादी होती है। मेरी बात समझ? वो इंकलाब की आज़ादी की मांग कर रहे हैं। समझ आ रहा है? तो धीरे धीरे अवेयरनेस आई है। समझ लो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम है ना, वो केवल अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है। क्या मेरी बात क्लियर है? यह सीढ़ी दर सीढ़ी एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है जिसमें भारतीयों ने न केवल लोकतंत्र बल्कि कैसे राज चलाया जाए, कैसे समानता लाई जाए, समझ रहे हो ना, कैसे फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा बनाया जाए, कैसे लोगों को राइट्स यानी कि लोगों को अधिकार दिए जाए, कैसे ऐसे कानून बनाए जाएं जिसका दुरुपयोग करके कोई
गवर्नमेंट, समझ रहे हो ना, नागरिकों का शोषण ना करने लगे। ठीक है, तो यह पूरी उसकी क्रमिक विकास की सीढ़ी है जो आप पढ़ रहे हो, ये उस क्रमिक विकास की सीढ़ियाँ है। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ रहा है? तो अगर थोड़ा सा मॉडर्न हिस्ट्री इसके साथ पढ़ सकते हो तो अच्छा है ना। लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन मेरे पास मत लाओ, क्योंकि मुझे भी पढ़े हुए बहुत दिन हो रहा है तो भी भूल चुके हैं। ठीक है, ये वो एग्जाम के टाइम पे फैक्ट वैक्ट याद रहते हैं। ठीक है, ऐसे रहना थोड़ा ना रहता है। चलो क्लास ओवर कर रहे हैं।